देखो कल कितना तक हो गया था 152। हम लोग को करना कितना 150 750 750 तक पहुंचना है। तो अभी इसमें क्या क्वेश्चन क्या है, चलो देखो थोड़ा फास्ट चलेंगे तो हम लोग को जल्दी हो जाएगा, है ना। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। कितना होता है? अम्ल का बोला जाए तो 7 से क्या होता है? कम। और क्षार का बोला जाए तो 7 से क्या होता है? और 7 के बराबर किसको होता है? उदासीन विलयन को। किसका होता है बाबू? उदासीन विलयन रहेगा तो 7 के बराबर, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय विलयन हो जाएगा, और 7 से ज्यादा रहेगा तो क्षारीय विलयन होगा। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, देखो हाइड्रोकार्बन की बात आ जाए तो हाइड्रोकार्बन में बोले थे कि एल्केन ग्रुप आ जाता है। कौन कौन आता है जी? एल्केन, फिर क्या आता है? एल्कीन। क्या रे? एल्कीन, उसके बाद एल्काइन। होता है कि नहीं होता है? और सबका फॉर्मूला पता है तुम लोग को? एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। क्या होता है एल्केन का? CnH2n+2। एल्केन का क्या होता है? तो CnH2n और माइनस में CnH2n सिर्फ। एल्केन का क्या होता है? CnH2n। और एल्काइन का होता है CnH2n-2। सबसे सरलता मतलब कि सबसे छोटा सरलतम हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ पे हम एक रखे तो यहाँ पे कितना आने वाला? H4 आने वाला। और C1 को हम लोग क्या कहते हैं? मीथ। C1 को क्या बोलते हैं? C2 को क्या बोलते हैं? ईथ। क्या? C3 को प्रोप क्या बोलते हैं? C4 को क्या बोला जाता है? C4 को बोला जाता है ब्यूट। क्या? C5 को पेंट। C6 को हेक्स। क्या बोला जाता है जी? C7 को हेप्ट। C8 को ऑक्ट, है ना। और C9 को नॉन। और C10 को बोला जाता है डेक। तो सबसे सरलतम एक होगा। क्या होगा? एक। और एक को क्या कहते हैं? मीथ। और कौन ग्रुप में? एल्केन एन ग्रुप में है, तो मीथ एन हो जाएगा ना। तो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन हो जाएगा? मीथेन। कोई दिक्कत? इथेन का फॉर्मूला तो C2, C कितना हो जाएगा? यहाँ पर रखेंगे C2, अब H कितना हो जाएगा? 6। तो ये हो जाएगा किसका फॉर्मूला? मीथेन का। प्रोपेन का तो C3, अब H कितना हो जाएगा? 8। 3 दूनी 6 और 2 8। ब्यूटेन का कितना हो जाएगा? C4H10। कोई दिक्कत? फॉर्मूला बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। आगे तो कोई बायोलॉजी का क्वेश्चन है, कुटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में। इसी के द्वारा ये भोजन ग्रहण करता है ना, कुटपाद के द्वारा। जो ऐसे रहता है इसका ये, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कुटपाद कहते हैं ना इसको। आगे पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा। किसके द्वारा? फूल के द्वारा होता है। कोई दिक्कत? आज नहीं सोना तुम लोग, ठीक है। इनमें कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क यानी किडनी। किडनी क्या है? जो हम लोग के शरीर में जो भी अनावश्यक पदार्थ बने उसे क्या करता है? शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। आंख के द्वारा हम लोग देखते हैं नहीं। अग्नाशय कहाँ है? ये पाचन तंत्र का भाग है नहीं। शुक्राणु बनता है किसमें? वृषण में। किसमें बनता है? वृषण में बनता है। आगे क्या? निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? देखो प्राकृतिक में जो हम, अच्छा संसाधन पहले कहते किसको? संसाधन का परिभाषा पता है ना तुम लोग को? संसाधन उसको कहते हैं जो हम लोग के लिए बहुत जरूरी है, हम लोग के जीवन यापन करने के लिए जो जरूरी है। तो प्राकृतिक में वायु है, प्राकृतिक का दिया हुआ मृदा भी है, प्राकृतिक का दिया हुआ जल भी है। लेकिन जितना भी जीव धारी है, जैसे जीव जंतु ये सब है, ये प्राकृतिक मतलब है। लेकिन इसको क्या है, हम लोग मतलब इसको हम लोग उपयोग करते हैं, मतलब चाहे तो उपयोग कर सकते, नहीं तो नहीं भी। हम लोग के लिए उतना जरूरी नहीं है। इंसुलिन की कमी से होता है क्या? मधुमेह रोग होता है। ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है जी, कितना बार दोहरा दिया इस क्वेश्चन को नहीं। आगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। देखो एक समतल दर्पण इस प्रकार से, कौन दर्पण है? समतल दर्पण की बोले ना कि फोकस दूरी कितना होता है? तो अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? तो फोकस दूरी जो होता है अनंत होता है। कितना होता है? इसका जो प्रतिबिंब बनता है, मतलब मान कर चलो वस्तु है ना, तो इसका भाषी प्रतिबिंब बनता है इस टाइप।
ठीक है, आभासी सीधा और वस्तु के बराबर बनेगा, आभासी सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। आभासी सीधा और काल्पनिक होगा रे, आभासी सीधा और आभासी सीधा रहेगा तो काल्पनिक होगा, वास्तविक उल्टा रहेगा तो क्या होगा, वास्तविक रहेगा तो उल्टा रहेगा, वास्तविक रहेगा तो क्या रहेगा, तो यहाँ पे ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमें हमेशा सीधा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये वास्तविक प्रतिबिंब किसमें बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग को पता है अवतल दर्पण, कौन दर्पण, अवतल दर्पण में बनता है। नहीं, अवतल दर्पण में एक बार आभासी प्रतिबिंब भी बनता है, जब वस्तु को कहाँ रखते हैं हम लोग, ध्रुव और फोकस के, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। नहीं, तो ये अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब बनता है, और समतल दर्पण में भी केवल हम अति आभासी प्रतिबिंब बनता है, और क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण में भी हमेशा आभासी सीधा और वस्तु के अपेक्षा छोटा प्रतिबिंब बनता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दूर दृष्टि दोष को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने में अवतल लेंस का। बेलनाकार का अबिंदुकता दूर किया जाता है इससे, अबिंदुकता। और बाइफोकल लेंस का जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष जो होता है ये बुढ़ापा में होता है ना। अब इसको दूर करने के लिए हम लोग बाइफोकल लेंस, कौन लेंस, जिसका ऊपरी सतह उत्तल और निचला मतलब ऊपरी मतलब ऊपर में उत्तल लेंस होता है और नीचे में अवतल लेंस होता है, दोनों लेंस रहता है, जो इसको हम लोग कहते हैं बाइफोकल लेंस। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव के नेत्र में जो उत्तल लेंस रहता है ना, ही मानव नेत्र देखा होगा इस रूप में रहता है ना, तो यहाँ पर ही उत्तल लेंस ऐसे लगा रहता है कि नहीं रहता, जो सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा जुड़ा रहता है ना, जुड़ा हुआ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया। इसको क्या कहते हैं, इसको ये जो पीछे रहता है इसको क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल। क्या बोला जाता है, दृष्टि पटल बोला जाता है। अब इसको हम लोग बोलते हैं सिलियरी, यही करता है, मतलब इसी सिलियरी मांसपेशियों में लचक के कारण ही आंख की समझना क्षमता होती है। नहीं, इसी सिलियरी मांसपेशियों की सहायता से ही हम लोग क्या करते हैं, लेंस की फोकस दूरी को घटा या बढ़ा सकते हैं। विमांतर मापने वाले यंत्र को क्या बोला जाता है, वोल्टमीटर। विद्युत धारा मापने वाला यंत्र को क्या बोला जाता है, विद्युत धारा मापता है उसको हम लोग आमीटर कहते हैं। गैल्वेनोमीटर से बोलवे कहते हैं, क्या मापा जाता है, क्षीण धारा या प्रतिरोध मापा जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में, जिसको हम लोग पासारवाद भी बोल सकते हैं। विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है, एम्पियर। शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का कुलाम होता है। वोल्ट का मतलब विभव का क्या होता है, विभव या विभवांतर का होता है वोल्ट। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो हमेशा ये किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल होगा, गलत है आंसर यहाँ पे। उत्तल तो वास्तविक मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब तो बनाता है उत्तल, केवल आभासी प्रतिबिंब देखो अवतल में बनता है। देखो कैसे, ऐसे रहता है, इस रूप में लेंस रहता है, ठीक है ना, समांतर गया, ठीक है, तो इस रूप में जाएगा। प्रकाश केंद्र की दिशा में आप एक पीछे की ओर बढ़ाओगे ना इसको, ऐसे जाएगा, तो बोलो। अब एक होता है ये, मतलब ये वस्तु मानकर चलो कि रहेगा यहाँ पर, तो इससे प्रकाश केंद्र की दिशा में जाएगा, तो यहाँ पर बनता है ये आभासी सीधा और वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ये केवल किस में होगा, केवल ये अवतल लेंस यहाँ पे सही होगा। ये कोई दिक्कत नहीं ना, अवतल लेंस में ही केवल क्या बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। काल्पनिक कहे तो आभासी सीधा वस्तु से छोटा। बताओ CuO और हाइड्रोजन में क्या हुआ, Cu में से ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन क्या हो गया रे, तो ऑक्सीजन का हटना अपचयन
ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, ऑक्सीजन का जुटना क्या होता है, उपचयन। तो यहाँ पर किस प्रकार की अभिक्रिया, देखो तो ऑक्सीजन यहाँ पे हट ना गया है कॉपर में से, यहाँ पे क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्या हो गया, ये अपचयन हो गया। और जिसमें अपचयन और उपचयन साथे साथे हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, देखो जैसे मानकर चलो कि सोडियम क्लोराइड, कौन, सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के पास 7 होता है, 2 2 4 2 6 और 1 7। ये अपना इलेक्ट्रॉन खाली स्थानांतरित कर देता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन है ना जी, ये किसको दे देता है, ये वाला दे देता है वो क्लोरीन को, क्लोरीन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बना लेता है। ये बॉन्ड का नाम होता है वैधोत संयोजक बंधन, वैधोत संयोजक बंधन कहलाता है, वैधोत संयोजक बंधन कहलाता है। और जो इलेक्ट्रॉन को साझा करके बनता है उसको क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंधन। इसको क्या बोलेंगे, वैधोत संयोजी। और सहसंयोजी तब होगा जैसे मान के चलो कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सब क्या सहसंयोजी है। क्या, पित्तल, पित्तल किसका उदाहरण है, तो देखो पित्तल जो है तांबा प्लस जस्ता से मिलकर बनता है। पित्तल किससे मिलकर बनता है, तो पित्तल क्या है, मिश्र धातु है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है, देखो अभी हम लोग देखें कि कार्बन और हाइड्रोजन यानी CnH2n+2 इस रूप में था ना, CnH2n, फिर CnH2n-2, तो कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन खाली रहे, कार्बन और खाली क्या रहे, हाइड्रोजन, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोजन में कौन कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब कौन सी है, हाइड्रोजन ग्रुप है। अम्लराज बोले थे कि 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग HNO3 नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लराज। अम्लराज जो है ना, ये अम्लराज जो है ये सोना और प्लेटिनम को भी क्या करता है, सोना और प्लेटिनम जैसे कठोर धातु को भी अपने में खुला लेता है। कौन, अम्लराज, ठीक है ना। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य, देखो आवर्त सारणी की जब बात किया जाए तो प्रथम वर्ग, दूसरा वर्ग, प्रथम वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं, क्षार धातु। क्या कहते हैं, क्षार धातु। और दूसरे वर्ग को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है। यहाँ पे बोला, इसमें क्या, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग को क्या कहते हैं, क्षार धातु। अकीरिय गैस वर्ग 18 में रहेगा, ठीक है ना। मिश्र धातु आवर्त सारणी में नहीं रहता, अम्लीय धातु भी वैसा नहीं है। समझ में आ रहा बात को, क्षार धातु। और वर्ग दूसरा को क्या कहते हैं हम लोग, क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है। आगे, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की उपस्थिति बताए थे कि 0.03% होता है। ऑक्सीजन की बोलेगा तो 21%, नाइट्रोजन का बोलेगा तो 78% है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को बोलेगा तो 0.03% है। सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो OH है, जिसमें OH रहेगा वो क्षार होगा, और जिसमें H प्लस आयन रहेगा वो अम्ल होगा। लवण जिसमें ना H प्लस आयन और ना तो OH माइनस, मतलब दोनों ना रहेगा, ना H रहेगा ना OH, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लवण कहेंगे। की दिक्कत समझ में आ रहा है सबको जी। अब ऑक्सीन क्या है, देखो ऑक्सीन एक हार्मोन है। ऑक्सीन क्या, ये क्या करता है, पेड़ पौधे में वृद्धि का काम करता है। पेड़ पौधे में क्या करता है, ये इसी कारण वृद्धि होता है, वृद्धि करता है, जिसको हम लोग वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि देखो कार्बोहाइड्रेट जो है ना, ये कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें जरूर रहेगा। जैसे चीनी एक कार्बोहाइड्रेट है, चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है, तो C6H12O6, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा
के जननता। तो देखो शुक्रवाहिका ये मतलब नर का, ठीक है ना, अंडाशय होता है मादा में, गर्भाशय भी होता है, डिंब वाहिनी भी होता है, लेकिन शुक्रवाहिका नहीं होता। शुक्रवाहिका नर में पाया जाता है। पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में क्या होते हैं, परागकण। पीछे भी क्वेश्चन एक आया है, पराग कोश में क्या होते हैं, परागकण। समाकोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश और जल। क्या जल भी जरूरी है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि देखो यकृत होता है। क्या होता है, यकृत। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें। पादप हार्मोन का उदाहरण है, पादप हार्मोन देखो ऑक्सीजन अभी बताया ना कि ऑक्सीजन क्या है, पादप पेड़ पौधा में पाया जाता है और ये उसको क्या करता है, वृद्धि करने का काम करता है। मतलब इसी हार्मोन के कारण उसमें क्या होता है, वृद्धि होता है, ठीक है। आगे क्या है, प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। देखो लाल रंग का सबसे तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है, और बैंगनी का सबसे कम होता है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो सबको पता है दृष्टि पटल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना बोलते हैं। क्या कहते हैं, रेटिना। एक एंगस्ट्रम का मान देखो, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। क्या होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर। कोई दिक्कत। विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार किसका बना होता है, तो टंगस्टन का। किसका बना होता है, क्यों, क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, गलनांक उच्च होता है, ठीक है। आगे क्या है बाबू, आगे है शक्ति का सही मात्रक अभी बताएं, वाट। ईवी देखो शक्ति का ही है, लेकिन व्यापारिक मात्रक ही है, किलोवाट घंटा, ठीक है ना। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, है ना। अच्छा ये किलोवाट खाली है, किलोवाट है तो घंटा इसमें नहीं रहता है। किलोवाट बराबर खाली होगा, तुमको किलोवाट खाली रहेगा ना, तो होता है 1000 वाट। कितना होता है, 1000 वाट। घंटा लगा रहेगा तब 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। समझ रहा बात को। जूल किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का, ऊर्जा का या कार्य का भी मात्रक होता है जूल। श्वेत रंग कितने रंगों में बढ़ता है, तो सबको पता है 7 रंग में। जब ये इसको प्रिज्म से गुजारते हैं, कितना से प्रिज्म से गुजारते हैं, तो कितना रंग में बढ़ जाता है, 7 रंग में बढ़ता है। सातों रंग आधार की ओर, प्रिज्म के आधार की ओर, आधार ही ना है, आधार की ओर मुड़ जाती है। नीचे सबसे ज्यादा मुड़ता है कौन, बैगनी, और सबसे कम मुड़ता है कौन, लाल। निकट दृष्टि दोष मतलब व्यक्ति के चश्मे में मतलब कौन लेंस होता है, तो अवतल लेंस। अभी बताएगा ऊपर में उत्तल में। जब दूर दृष्टि रहेगा तो कौन दृष्टि, जब दूर दृष्टि रहेगा ना, दूर दृष्टि दोष, तो उत्तल लेंस का व्यवहार करेंगे। की दिक्कत। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में। लाल रक्त कण में क्या पाया जाता है, लोहा। बर्नी लवक किसमें पाया जाता है, बर्नी लवक मतलब रंग मतलब कि बर्नी मतलब कि कलर ब्लर लवक, तो ये भी पाया जाता है कहाँ, तुमको हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एक बर्नी लवक है, हीमोग्लोबिन क्या है, बर्नी लवक है। और यहाँ क्लोरोफिल भी क्या है, बर्नी लवक। क्लोरोफिल पेड़ पौधा में इसी के कारण पेड़ पौधा में के पत्ता क्या था, हरा दिखता है, ठीक है। अब इससे ये तो WBC है, WBC का मतलब कि कार्यकाल कितना थी, कार्यकाल बोल रहे हैं, इसका आयु कितना होता है, 1 से 4 दिन, 1 से 4 दिन तक ये जीवित रहेगा। इसको लिम्फोसाइट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लिम्फोसाइट। आगे फूल में नर जनन अंग होता है पुंकेसर। क्या होता है, पुंकेसर। अनाणु निषेचित होता है किसमें, फलोपियन नलिका में। क्वेश्चन दोहराया गया ये वाला। भोजन का पाचन, पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, ठीक है ना। उभयलिंगी जीव है केचुआ। क्वेश्चन ही दोहराया जा रहा है ना, क्वेश्चन दोहरा दिया तीनों, पीछे भी बताया गया ये। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, तो हरा, मतलब या तुमको कभी कभी दे देगा नीला हरा। किसका, फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला Fe2SO4। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या था, बताया भी, C6H12O6। C12H2O11 रहेगा तो किसका हो जाएगा, चीनी का हो जाएगा, ठीक है ना। इसका नाम हो जाएगा जानता क्या, दो गो है ना, तो दो को हम लोग क्या बोलते हैं, इथेनल।
क्यों? क्योंकि CHO में अल जुटता है। क्या जुटता है? अल। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु देखो, फास्फोरस का होता है P4, सल्फर का होता है A60, ऑक्सीजन का होता है O2, ओजोन का होता है क्या? O3। होता है कि नहीं होता है? तो ज्यादा फास्फोरस और एक सल्फर को ध्यान में रखना। नाइट्रोजन का भी होता है क्या? N2। तो फास्फोरस का क्या हो जाएगा? P4। और सल्फर का बोलेगा तो सल्फर का कितना होगा? S8 होगा। स्टेनलेस स्टील किसका विष धातु है? देखो स्टेनलेस स्टील, जब स्टेनलेस स्टील विष धातु है किसका, तो देखो इसमें टीन जरूर रहता है। क्या रहता है? टीन। स्टेनलेस स्टील जो होता है टीन और मतलब टीन और जस्ता का मिलकर बनता है। ठीक है। फ्लोरीन अप्रूफ है। देखो फ्लोरीन किसका? तो कार्बन का। किसका? कार्बन का। देखो तीन हीरा, ग्रेफाइट, अब एक होता है फ्लूरीन। क्या होता है? फ्लूरीन। हीरा का कार्बन बहुत सारा, सब कार्बन कार्बन के बीच में बहुत सारा जुड़ा रहता है। इसमें कोई लिमिट है ही नहीं है कि कितना कार्बन जुड़ा रहेगा। समझा ना बात को? सब के तो कौन बॉन्ड से? सहसंयोजक बॉन्ड से। कौन बॉन्ड से? सहसंयोजक बॉन्ड से जुड़ा रहेगा बहुत सारा कार्बन, बहुत सारा कार्बन ऐसे, कार्बन कार्बन ऐसे। ठीक है। ग्रेफाइट भी सही है, ग्रेफाइट भी सही। फ्लोरीन, फ्लोरीन जो फुटबॉल जैसा होता है, कार्बन उसमें लिमिट होता है, C60 रहता है में। कार्बन क्या रहेगा? तो ये कार्बन का प्रूफ है फ्लोरीन। मेडलिफ के अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था। देखो मेडलिफ में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया था, और मोसले ने परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। कौन ही सजाया? मोसले ने। अभी आणविक द्रव्यमान सब नहीं होगा, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। हाँ, अणाणु किसमें निषेचित होता है? तभी बताया गया किसमें? फ्लोबियर नलिका में। 200 कीर्तन तक हम लोग अभी पहुंच सकते हैं। आगे क्या है? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। ऊर्जा कैसे मात्रक? जूल। देखो कैलोरी बोल रहा, तो 1 कैलोरी बराबर होता है, जानता है? 4.2 जूल। 4 पॉइंट, लेकिन पूरा पूरी पूछेगा तो 4.18 जूल होता है। 1 कैलोरी ऊर्जा बराबर 4 पॉइंट कितना जूल होता है? 2 जूल होता है। लेकिन यहाँ पर कंफर्म वैल्यू पूछे तो 4.18 होता है। समझ में आ बात को? निम्न में से किसका अर्थ जल है? हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? जल होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख है ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यही मीटर में जब बदलता है तो हम लोग को पता है कि 3 गुणे 10 के पावर क्या? 5 है। और 1 किलोमीटर में 10 के पावर 3 मीटर होता है ना, तो गुना गुना हो जाता है, तो 3 गुणे 10 के पावर क्या जाता है? 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। कोई दिक्कत? याद रहेगा ना? इसी में और याद रखो, निर्वात में हो गया। कांच में पूछे जाए तो कांच में होता है 2 लाख। कितना होता है बाबू? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। फिर तो ये हवा में तो हवा में लगभग ये होगा, हवा में यही होता है। फिर तुम्हारा जल में पूछेगा, जल में होता है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है? 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आगे प्रवर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। देखो ये कोई अपारदर्शी सतह है जिसका एक सतह पूरी तरह से पॉलिशदार है। क्या है रे? पॉलिशदार। मतलब पॉलिश किया हुआ है। एकरा में क्या होता है कि कोई प्रकाश की किरण से आपतित हुआ, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण। ये आपतन को, इसको क्या कहते हैं हम लोग? आई आपतन कोण। तो क्या कहते हैं? आपतन कोण। तो जितना कोण से ये आपतित हुआ ना आपतन बिंदु पर, उतना ही कोण बनाते हुए ये, उतना ही कोण बनाते हुए ये क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं इसको? जाने वाला किरण टकरा कर जाने वाला किरण को क्या बोलते हैं? तो आप अब इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो जितना आपतन कोण होता है ना बाबू, उतना ही तुम्हारा क्या हो जाता है? परावर्तन कोण। यानी कि प्रवर्तन का सेकंड नियम कहता है कि आपतन कोण के बराबर होता है क्या? प्रवर्तन कोण। तो आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है? बराबर होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? ना ना,
लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? देखो कोई भी लेंस हो तो इस लेंस जब इस कोई ना कोई पृष्ठ से मिलकर बनल है। देखो कैसे बनता जो बताते हैं। यहां पर ये है इस रूप में, ठीक है, समझ रहा बात को। अब यहां पर एक हम इसे बना लें इस रूप में। तो देखो क्या है कि ये लेंस हम लोग को मिला, क्या मिला? ये लेंस मिला कि नहीं मिला? तो अब बताओ ये जो बन इसका केंद्र इधर होगा, अब ये जो इसका केंद्र इधर होगा कि नहीं होगा? तो ये वाला सतह के लिए हम लोग का वक्रता केंद्रीय है सी, है कि नहीं है? क्या हुआ जी? इसी है कि नहीं है? अब इसके लिए सी ये है और लेंस एक ही वो है, यही बोला। तो इसका इधर के ना फोकस दूरी होगा ये। अब इसका ये वाला सतह के लिए इधर होगा ये, बोलो। तो एक होता है जो F1, इसको क्या कहते हैं हम लोग? F2। तो इसका जो दो फोकस होता है, कितना फोकस होता है इस लेंस का? इस लेंस का दो फोकस, क्यों? क्योंकि दो पृष्ठ है इसमें। कितना पृष्ठ है? तो इसका फोकस इधर और इसका फोकस इधर का होता है। तो इसमें मुख्य फोकस देखा जाए तो कै गो होता है? दो गो। लेकिन उत्तर लेंस का मुख्य फोकस हम लोग इस तरफ को मानते हैं, क्यों? क्योंकि जब समांतर किरणें इस पर आपतित करते हैं तो जाकर के फोकस पे मिलता है, इसलिए इसको लोग क्या कहते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। और मुख्य फोकस मतलब कि उत्तर लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। होता है कि नहीं होता? तो इसमें कितना फोकस, मुख्य फोकस है? दो गो। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, तो प्रतिरोध की बात है। किसका बात है? हम लोग के कोई चालक तार है, ठीक है। अभी चालक तार में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है। तो बोला जाता है क्या कि किसी भी चालक तार में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का जो विरोध करे, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का जो क्या करे? विरोध करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो इसमें प्रतिरोध हो गया। आप बताना कि ये प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो प्रतिरोध जो है ना, प्रतिरोध को हम लोग आर से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? ये आर समानुपाती होता है ए नहीं, मतलब कि एल। यानी कि जितना ज्यादा इसका लंबाई रहेगा चालक का, उतना ही इसका प्रतिरोध क्या होगा? अधिक होगा, मतलब उतना ही ज्यादा रुकावट आएगा। फिर ये आर जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया का। व्युत्क्रमानुपाती एरिया का कैसे होता है कि जितना ही मोटा तुम चालक तार लेगा उतना इसका प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। समझ में आ रहा बात को? अब फिर बताएगा कि जितना ही तार गर्म होगा, मतलब ताप जितना ज्यादा होगा उतने ही धारा का प्रवाह का रोक ज्यादा लगाएगा। यानी टेम्परेचर के भी क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? ना बढ़ेगा। ताप सीधा समानुपाती होता है जी। ताप बढ़ेगा मतलब तार जितना ज्यादा गर्म होगा उतने ज्यादा वो मतलब कि धारा के प्रवाह को रोकेगा, यानी कि प्रतिरोध बढ़ेगा। तो प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। प्रतिरोध क्या होता है बाबू? बढ़ता है। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये बताए थे, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसमें से उष्मा निकलेगा तुम लोग। आगे उपचयन वह प्रक्रिया जिसमें होता है, देखो उपचयन के मतलब बताए, ऑक्सीजन जाकर जुड़ेगा, हाइड्रोजन हटेगा। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? और इसका विपरीत ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अब इलेक्ट्रॉन का त्यागी, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग मतलब तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का त्यागेगा तो भी क्या होगा? वहां पे ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा उसका? तो इलेक्ट्रॉन का मतलब त्याग कर रहा है तो वहां पे भी क्या होगा? उपचयन होगा। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो वहां पे अपचयन हो जाएगा। तो इस सभी प्रक्रिया, ठीक। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है किसमें? देखो विद्युत अपघटन होता क्या? एक विलयन होता है। इसमें क्या होता है? एक विलयन। जैसे सोडियम क्लोराइड ले लो का जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड है ना NaCl। इसमें दो इलेक्ट्रॉन होता है, एक को कहते हैं एनोड और एक को कहते हैं कैथोड। क्या कहते हैं बाबू? कैथोड। एनोड को सबको पता है कि प्लस होता है, अब कैथोड सबको पता है क्या है? आप बताओ
कि ये जैसा ही एकरा में विद्युत धारा प्रवाहित होता है ना, तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है। क्या होता है? तो बोला विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है किस पर? अब बताओ, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, तो ऋण आवेशित कहाँ भागेगा? धन आवेशित की ओर भागेगा ना, भागेगा कि नहीं भागेगा? इलेक्ट्रॉन किस पर मुक्त होता है? सक्रिय श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु पता है, देखो पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इसे होता है ना। तो सबसे ज्यादा कौन है अभी इसमें देखा जाए तो सोडियम है। ये सोडियम इतना भी क्रियाशील है कि इसको खुला हवा में छोड़ देगा तो ये जलने लगता है, इसलिए इसको किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। किसमें? किरोसिन तेल में इसको डुबा कर रखा जाता है। किसको बाबू? सोडियम को। कोई दिक्कत है ना? सौरभ आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्य, एल्डिहाइड बॉन्ड CHO को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते थे। क्या कहते थे? एल्डिहाइड। OH को क्या बोला जाता था? हाइड्रोक्सी। क्या बोला जाता है इसको? हाइड्रोक्सी या एल्कोहल ग्रुप। क्या होगा? एल्कोहल। क्या होगा? एल्कोहल। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल। सब भुलाना ना जाएगा तुम लोग। कार्बोक्सिलिक अम्ल ये क्या ये नहीं है, ये फर्सल ग्रुप नहीं है। एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र को अभी बताए थे। ये किसका? एल्कीन का। किसका? ये किसका? एल्केन का। बोलबे नहीं करेगा किसका? ये क्या? एल्काइन का। क्या? एल्काइन का। अभी क्या करें? ऐसा सूत्र नहीं है, CnH जितना C उतना H। संभव है ये? क्यों? क्योंकि ये जितना C रहेगा उतना H रहेगा, तो बॉन्ड कैसे बनावेगा रे? 4 को बना लेगा। 4 बॉन्ड बनना चाहिए ना। एक पिकोमीटर 10 के पावर -12 होता है, ठीक है। ये माइक्रो होगा, एक माइक्रोमीटर क्या होगा? 10 के पावर -6 होता है माइक्रोमीटर में, ठीक है। 10 के पावर -6 मीटर। नैनोमीटर में 10 के पावर क्या होता है? 9 नैनोमीटर में होता है, ठीक। कोई दिक्कत? निम्नलिखित में से ये एक एंगस्ट्रम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है कितना? 10 के पावर -10 मीटर। निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? शुक्राणु। ये नर युग्मक है। ये सब अंडाणु जो है ये भी मतलब कि मादा है, ठीक है ना। योनि ये भी फेलोमिनल का सब मादा है। जिब्रेलिन एक हार्मोन है। जिब्रेलिन कार्य करता है कोई भी मतलब कि फल उल को बढ़ाने का काम करता है ना, पेड़ पौधों में फल को ना बढ़ाने का काम करता है जिब्रेलिन, एक हार्मोन है। पादप में फ्लोएम का काम क्या है? देखो पादप में हम लोग के 2 संवहन तक पाए जाते हैं। कौन कौन? जाइलम और कौन कौन? एक जाइलम, अब एक कहा है फ्लोएम। देखो जाइलम का काम होता है क्या कि जो भी जड़ी में जो जल है, जड़ी में क्या है? जल खनिज लवण, जल या खनिज लवण, इसको धरती से मतलब उठाना, मिट्टी से अवशोषित करना और इसको अवशोषित कर करके पूरा पेड़ पौधा तक पहुंचाना। ये एक ही दिशा में ले जाता, नीचे से खाली। कौन? और फ्लोएम क्या करता है कि पेड़ पौधा में पत्तों में जो भी भोजन बना, यानी कि जो भी कार्बोहाइड्रेट बना, तुमको जो भी कार्बोहाइड्रेट, इसको मतलब कि पेड़ है ना पेड़, तो पेड़ के प्रत्येक भाग में पहुंचाना। ये द्विदिशीय होता है, दोनों दिशा में, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, तो चारों तरफ सभी जगह जाके पहुंचाने का काम कौन करता है? ये काम क्या कुछ ही पहुंचाता है? भोजन। क्या? भोजन बनता कहाँ पर है? तो पेड़ पौधा के पत्ते में बनता है, ठीक है ना। तो कैसे बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। प्रकाश संश्लेषण से बनता है ना, पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है ना, तो भोजन का संवहन करता है। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? बताए थे, एफसीसी कम। एफसीसी ऑक्सीजन का करता है? वृद्धि करता है नहीं। जिब्रेलिन फलों को मतलब कि फलों को बढ़ाने, फलों को वृद्धि करता है ये। और ये साइटोकाइनिन था एक, ये साइटोकाइनिन था जो इसके कारण मतलब पेड़ पौधा के जो पत्ता होता है जो झड़ने लगता है ना, झड़ता है ना, टूट कर झड़ने लगता है। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ये के पीछे भी क्वेश्चन बताया गया, सीटेप से बोला जाता है।
अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो इष्ट में होता है। अमीबा में कैसे होता है? विखंडन ना। प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग। देखो ध्वनि तरंग है, जो ध्वनि तरंग है ना, ये तरंगधार थी, ये जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। और विद्युत चुंबकीय तरंग है जो अनुप्रस्थ होता है। क्या होता है? ये अनुप्रस्थ तरंग होता है। इसको चलने के लिए माध्यम की जरूरी नहीं पड़ता है, माध्यम इसमें नहीं चाहिए, और इसको चलने के लिए माध्यम चाहिए। ठीक है। पराबैंगनी तरंग जो है, पराबैंगनी किरण बहुत खतरनाक तरंग है, ये तरंग है। ठीक है। ये क्या करता है कि यदि जो हम लोग को ये पृथ्वी तक चल आवेगा ना, ये इसको रोकले कौन है? ओजोन परत। इसको कौन रोक ले बाबू? ओजोन परत इसको रोक कर रख ले पराबैंगनी किरण को। यदि जो पृथ्वी तक चल आएगा तो पृथ्वी तक आ जाएगा ना, तो मनुष्य में त्वचा कैंसर, क्या आएगा? त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद नामक रोग हो जाएगा। मोतियाबिंद नामक रोग ये आंख में होता है। किसमें होता है? आंख में हो जाएगा। इसको कौन रोक कर रख ले है? लेकिन आज तुम लोगों को पता होना चाहिए कि ओजोन जो परत है वो भी आज क्षय हो रहा है। क्या हो रहा है? ये इसको क्षय कौन कर रहा है? O3 को ये क्षय कर रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन कर रहा है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस कहाँ से उत्पत्ति होता है? तो जितना भी तुम मतलब कि शीतलक चीज यूज करते हो, जैसे एसी, कूलर, मतलब कि लोशन, ठंडक लोशन होता है ना, जो इस सब से गैस निकलता है, ये गैस धीरे धीरे जा करके ओजोन परत को क्षति पहुंचाने का काम कर रहा। और यदि ओजोन परत क्षति हो जाएगा, छिद्र हो जाएगा, तो कौन किरण आ जाएगा? पराबैंगनी किरण चलाएगा। और पराबैंगनी किरण चलाएगा तो जो धरती पर मतलब मनुष्य लोग को ज्यादा क्या हो जाएगा? त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद नामक रोग से ग्रसित हो जाएगा व्यक्ति सब। ठीक है ना। तो इसलिए ज्यादा तो लोग शीतलक का यूज ना करो, लेकिन आजकल ज्यादा तो वही हो रहा है। शादी ब्याह करेगा फ्रिज कूलर तो चाहे करे, नहीं चाहिए। हम नहीं, हमको नहीं कहना। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना? 20 सेंटीमीटर है। एफ बराबर कितना दिया हुआ? तो इसकी क्षमता पी बराबर क्या होता है? 1/f। तो 1/20 रखेंगे और इसमें 100 से क्या करेंगे? 5 डायोप्टर। क्षमता कितना आएगा? 5 डायोप्टर है जिसमें नहीं है, तो 5 क्या हो जाएगा इसका? 5 डायोप्टर आंसर हो जाएगा। किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 यूनिट बराबर बताया 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। इसको हम लोग व्यापारिक मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जैसे हम लोग को मीटर में को मापना आता तो नहीं बोलता कितना यूनिट हुआ, है ना। और यूनिट मतलब निकलता कैसे? तो सबको पता है, मतलब जितना बल्ब जला रहा है, मान के चलो कि 2 बल्ब जला रहा है 100 वाट के, तो 200 कै दिन तक जलाया? जो 1 दिन तक। 1 दिन में कितना घंटा हुआ? 24 घंटा, है ना। और बट्टा में 1000 से भागा दे देगा तो तुम्हारा यूनिट निकल जाएगा। अरे सुन में, तो किलोवाट घंटा तुम्हारा व्यापारिक मात्रक है, उसको हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। धारा मापने के में किसका उपयोग किया जाता है? कई बार बताया गया ये मीटर को नहीं, क्वेश्चन बार बार दोहरा दिया है, बदमाशी किया है। प्लस यहाँ क्या है? माइनस। ये मीटर है, यही ना होता है मीटर का संकेत। वोल्ट मीटर का संकेत इसी रूप में रहेगा? नहीं जी, ऐसे रहेगा नहीं। इसको कौन सा बोलते हैं? वोल्ट मीटर। इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है ना। दोनों वोल्टे मीटर दे दिया है, वोल्टा मीटर को दे दिया है ना। इसके बाद निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? देखो तो पीछे भी बताए थे कि मिट्टी से हम लोग लेंस कैसे बना सकते हैं। 1 हॉर्स पावर 746 वाट कितना होता है? 1 HP बराबर होता है 746 वाट की। 1 हॉर्स पावर होता क्या? तो देखो ये जो 1 HP है, HP मतलब कि हॉर्स पावर, HOURSE और P मतलब कि POWER, हॉर्स पावर। हाँ वही हॉर्स पावर घोड़ा वाला, घोड़ा का जो हॉर्स मतलब क्या होता है? जैसे पहले बताया गया था कि 1 HP, जैसे तुम मोटर लेने जाते हो, फीटर लेने जाता होगा तो उसमें बोला जाता है कि 1 HP का, 2 HP का, 5 HP का। एक मतलब कि 1 घोड़ा जितना पावर, 1 HP में 1 घोड़ा जितना पावर। समझ पा रहा? एक घोड़ा था, उस घोड़ा से शक्ति मापा गया था कि इस घोड़ा जितना शक्ति जिसमें रहेगा ना, तो उसको 1 HP कहेंगे। कितना कहेंगे? तब 1 HP में कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है, ध्यान में रखना। प्रतिरोध का मात्रक सबको पता ओम होता है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है।
धातु की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, और देखो विद्युत धनात्मक किसी जैसे सोडियम है, तो सोडियम के पास 2 8 एक होता है, परमाणु संख्या 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 2 8 एक होता है। तो जो त्याग कर दे, जिसके अंत में 1 रहे 2 रहे 3 रहे, तीनों त्याग करता है, क्या करता है, और त्याग करने वाला धनात्मक होता है, त्याग करने वाला। और जिसके अंत में 5 रहे 6 रहे 7 रहे, ये किसी न किसी से क्या करता है, ग्रहण, ग्रहण करने वाला क्या होता है बाबू, ऋणात्मक होता है। जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुम लिखना, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद जिसके अंत में 1 2 3 आ जाएगा, वो त्याग करेगा, क्या करेगा, और त्याग करने वाला विद्युत धनात्मक होता है। और जिसके अंत में 5 6 और 7 आ जाए तो ग्रहण करेगा, ग्रहण करने वाला क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है। कोई दिक्कत? आगे आगे क्या है, C6H6 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, देखो निकालना पड़ेगा। C6 हो गया, अब H6 हम लोग को पता है कि कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, और आणविक द्रव्यमान इसका लगभग 12 होता है, क्या होता है। और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या भी 1 होता है, परमाणु द्रव्यमान भी लगभग 1 ही होता है। तो कार्बन कै गो है बाबू, कै गो कार्बन है 6 गो, तो 12 गुने 6 और प्लस हाइड्रोजन कै गो है, तो हाइड्रोजन को होता है कितना 1, और है कै गो 6 गो, तो 12 6 और 6 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। ग्रेफाइट विद्युत करके देखो, हम लोग को ये होना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। देखो जितना भी हीरा, ध्यान दो बाबू, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लूरीन हो गया, क्या हो गया फ्लूरीन, ये सब संयोजक बंधन बनाता है। कौन बंधन, सब कार्बन कार्बन खाली रहेगा, कार्बन खाली रहेगा, पूरा भरा हुआ इस रूप में। हीरा में भी वैसा ही, ग्रेफाइट में भी वैसा ही, ठीक है, फ्लोरीन में भी वैसा ही, ठीक है, इस रूप में। लेकिन बोला ही जाता है कि ग्रेफाइट एक ऐसा है, अधातु है ग्रेफाइट, क्या है, लेकिन ये विद्युत का सुचालक है। कैसे, तो बताया गया, तुम लोग को हम पढ़ा रहे तो उसमें बताए थे कि ये भी 4 बॉन्ड अपना बना के ठीक ठाक हो जाता रहता, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बना लेता है। लेकिन ये प्रत्येक कार्बन के 4 परमाणु में से 3 इलेक्ट्रॉन तो अगला परमाणु के साथ साझा कर लेता है, लेकिन प्रत्येक कार्बन परमाणु पर 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है, प्रत्येक कार्बन परमाणु पर। क्यों, क्योंकि प्रत्येक कार्बन के 1 परमाणु जो है 3 कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजक बंधन बनाता है, और 1 इलेक्ट्रॉन सब कार्बन पर क्या होता है, छूट जाता, रह जाता। तब बताओ पूरा क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है, पूरा क्रिस्टल में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाता है। और हम लोग को पता है कि जिस भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होता है वो विद्युत का क्या होता है, तो इसी वजह से ग्रेफाइट क्या है, विद्युत के सुचालक है। क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है, देखो इसका यूपेक नेम है क्लोरोमीथेन, CH3Cl, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन बोलेंगे। इसका मतलब कि ये है, यूपेक नेम में बताया गया कि इसको क्लोरोमीथेन ही बोलते हैं। क्यों, वैसे तुमको ऐसे रह जाएगा CH3CH2 और फिर Cl, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोइथेन, क्या बोलेंगे, 2 कार्बन है ना तो क्लोरोइथेन बोलेंगे, 3 कार्बन रहेगा तो क्लोरो प्रोपेन बोलेंगे, 4 कार्बन रहेगा तो क्लोरो ब्यूटेन बोलेंगे। समझ में आ रहा बात को, संगमरमर का सूत्र पता सबको, CaCO3 किसका होता है, खड़िया का, किसका होता है, खड़िया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चौक कहते हैं, क्या कहते हैं, चौक कहते हैं। कौन विजातीय पदार्थ है, इसमें देखना था, देखो सब देखो, सब के सब देख रहा है, चूना पत्थर का फॉर्मूला CaCO, खड़िया का CaO, और संगमरमर का क्या होगा Ca, क्या बोल रही, चूना पत्थर का क्या होता है, वही ना होता है, कैल्शियम कार्बोनेटेड होता है जी, और उसका भी होता है NaCl का, NaCl मतलब नमक का है, ठीक है, ये लवण है मतलब नमक है। तत्वों का वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत किसने दिया था, न्यूलैंड ने, कौन दिया था, इडोरेना ने त्रिक नियम दिया था, क्या दिया था रे, त्रिक नियम। त्रिक नियम में क्या बताया गया था कि 3 तत्वों को, मतलब कि 3 तत्वों के द्रव्यमान को बांटने क्रम में सजा दिया था। उन्होंने बोला था कि अंतिम 2 तत्वों का औसत जो आएगा, औसत जो अंतिम 2 तत्वों के द्रव्यमान का जो औसत आएगा ना, वो बीच वाले तत्व के द्रव्यमान के बराबर आएगा। मेंडलीव ने बताया था कि आधुनिक ये आवर्त सारणी दिए थे, खाली क्या दिए थे, आवर्त सारणी,
किसके आधार पर? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के में सजाया था। और फिर ये अभी मोस्टली है जो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया है, आवर्त सारणी को नहीं सजाया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो तो चूना का होता है, बुझा हुआ चूना का, बुझा हुआ चूना का होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल 2। बुझा हुआ चूना का पूछेगा ना तो CaOH के होल 2 होता है, बुझा हुआ चूना। पत्थर चूना पत्थर बोल दिया ना, तो पत्थर संगमरमर के जैसा भी होता है ना, तो इसीलिए होता होगा। कंफर्म इसको कर लेना थोड़ा सा। चूना पत्थर के होते तो कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए, ऐसा बुझा हुआ चूना का होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो देख लेना एक बार, इसको कंफर्म कर लेना। तो करो फिर वरना किसमें का रंग कैसा होता है? हरा है ना, ये पत्ते में पाया जाता है, पत्ता में पाया जाता है। समझाता हमारा हाथ और कुत्ते का अगला पैर सब जात एक ही जात के है, लेकिन काम हम लोग एक ही काम करता है हम लोग जैसा। हम लोग खाते हैं हाथ से, तो खाता है, वो खाता भी, तो उसको हम लोग कहते हैं समरूपन, क्या कहते हैं उसको। लेकिन जात एक ही है, हम लोग के हाथ, दोनों हाथ और कुत्ता के अगला पैर, जात तो एक ही है, जात एक ही है, लेकिन काम अलग अलग है। वो चलने के काम करता है, हम लोग चलते हैं हाथ से, वो अगला पैर से खाता है, वो नहीं ना खाता है जी, खाता है। तो सब दांत अंग है, क्या है वो? हमारे दांत और हाथी का दांत क्या है? समरूप होगा, मतलब दांत तो खाने का ना काम करता है नहीं। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत कितना फीट होता है? 32 फीट, 32 फीट होता है लगभग, 32 या 33 फीट के लगभग होता है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है? पपीता। अपघटन का उदाहरण अपघटक, घटक का काम कौन करता है? कवक। कवक क्या करता है? मतलब कि जो भी सड़े गले चीज जो सड़ता है गलता है, जैसे जानवर मर गया कहीं पे फेंक दिया तो सही, ये जो कवक वहां पे नहीं रहेगा तो वो सही को सही नहीं रहेगा ना, उसको देखता है कुछ दिन के बाद वो सड़कर मिट्टी में मिल जाता है, उसको मिट्टी मिलाने का काम कौन करता है? अब ये जरूरी है? नहीं जरूरी है। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व होता है? मानव जनन अंग किस आयु में? 12 वर्ष में। कितना वर्ष में? 12 वर्ष में। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग पता है? दांत के डॉक्टर जो है छोटा वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब कौन दर्पण बना सकता है? अवतल दर्पण। तो वो दांत के डॉक्टर मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन दर्पण का उपयोग करेगा? तो अवतल दर्पण का। कौन सा लेंस? अपसारी लेंस। और इसको क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं इसको? अभिसारी लेंस। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? नियंत्रित पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? पक्षमाभि। कुछ है पक्षमाभि, ठीक है ना। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा जरा दृष्टि दोष ऐसे रहता है? इसको हम लोग बाइफोकल लेंस भी कहते हैं। नहीं, इसको क्या कहते हैं? बाइफोकल लेंस। आगे, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। पर्दे पर प्राप्त किसको कर सकते? वास्तविक प्रतिबिंब को, आभासी को प्राप्त कर सकते हैं अवतल दर्पण में। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है क्या? देखो, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, मतलब कि दर्पण और फोकस देखेंगे कि पर्दा के बीच की दूरी कितना, कहा कि प्रतिबिंब पर्दा पर बन रहा है, और दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, पर्दा पर क्या बन रहा है? प्रतिबिंब। क्या बन रहा होगा? प्रतिबिंब। और दर्पण और बीम, बीम बोले तो वस्तु, बीम बोले तो वस्तु के बीच की दूरी को भी मापना पड़ेगा, तो हमको पता चलेगा कि वस्तु किस दूरी पर रखे तो उसका प्रतिबिंब किस दूरी पर बना। तो हमको दोनों से हमको क्या पता चल जाएगा? फोकस दूरी। कैसे? दर्पण सूत्र क्या कहता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, तो हमको u भी पता रहेगा, v भी पता रहेगा, तब ना फोकस दूरी पता चलेगा। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को भी मापना पड़ेगा और दर्पण से वस्तु की दूरी को भी मापना पड़ेगा। शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करते हैं? बताए थे क्या कि छोटा ए
मतलब छोटा का बड़ा का दिखे लगे तो कोलेंस में ऐसा होता है। अब बड़ा का छोटा का दिखे और जितना बड़ा का है उतने बड़ा का दिखे तो नॉर्मल काच होता है। क्या होता है इसमें कौन होगा तो उत्तल लेंस, इसमें कौन होगा बाबू इसमें, और इसमें क्या होता है नॉर्मल कांच होता है। नॉर्मल क्या होता है कांच होता है। तो इसमें क्या बोला है किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे तो सबसे पहले यहां ध्यान दो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। कौन विद्युत विभवांतर कैसे मात्रक है वोल्ट की किसका बाबू प्रतिरोध का। वोल्ट प्रति कूलम ये किसका है वोल्ट प्रति कूलम किसका होता है वोल्ट प्रति कूलम किसका सह मात्रक है बोलो वोल्ट प्रति कूलम किसका होता है Q बराबर C बट्टा V होता ठीक है। तो इसमें वोल्ट है ना V बाय रुक जाओ V बराबर होता है W बट्टा Q तो ये तो इंटू में जाकर हो जाएगा। वोल्ट प्रति कूलम किसका से मतलब कि किसका नहीं लगता है। एम्पियर सबको विद्युत धारा का किसका होता है ये विद्युत धारा का। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। प्रतिरोध प्रतिरोध कम हो जाता है। प्रतिरोध क्या हो जाता है बाबू कम हो जाता है। चलो ध्यान दो यहाँ क्या ये पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा। देखो पहले उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम पता है इसको बोलते हैं नॉर्थ इसको बोलते हैं साउथ इसको बोलते हैं ईस्ट इसको बोलते हैं वेस्ट। यानी कहें तो इसको उत्तर इसको क्या बोलते हैं हम लोग दक्षिण इसको क्या बोलेंगे पूरब और इसको क्या बोलेंगे पश्चिम। क्या बोलेंगे पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण पश्चिम की ओर किधर है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित है किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो रहा था इधर के इधर के और विक्षेपित करने को हो रहा हट किधर करा इधर के तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा तो ऊपर क्या है ना ऊपर क्या है तो इसका क्या है ऊपरी मुख हो रहा है इधर हो रहा है ये ऊपर क्यों नहीं हो रहा। लघु पतन के समय बताया अभी बहुत धारा क्या हो जाता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई दाना वैसे वही आ गया उत्तर की ओर विक्षेपित होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग ऊपरी मुख कहते हैं। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली तांबे की तार का एक आयताकार क्या है कुंडली है किसी चुंबकीय क्षेत्रफल में घूर्णी गति कर रही है। कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है। तांबा के कोई तार है तांबा का कोई क्या है तार है आयताकार कुंडली के किसी चुंबकीय क्षेत्रफल में घूर्णी गति कर रही है। कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है दिशा में। अच्छा देखो हाँ ठीक है विपरीत होता है परिभ्रमण क्या होता है दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है। जैसे अभी दिशा इसका इधर था पूरा इधर है लेकिन इधर आने लगा कुछ हो गया पश्चिम तो परिवर्तन हुआ ना तो कितने कितने फेरा के बाद आधे ना यहां से चलना शुरू किया होगा कहां से यहां से अब यहां से यहाँ आके इधर मतलब इधर यहाँ गया अब यहाँ के बाद तुरंत इधर मुड़िए गया तो ये आधे ना चला अभी आधा बाकी है ना अभी तो आधा चलने के बाद दिशा इसका क्या हो जाता है वही बोल रहा तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली है किसी चुंबकीय क्षेत्रफल में घूर्णन गति कर रही है
कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण मतलब कितने घूमने के बाद परिवर्तन होता है? तो आधा घूमा उसके बाद परिवर्तन हो गया। कहो पढ़ पिए सब पी लिए एक और। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र देखो इस रूप में ऐसे है ना, तो ये देखो ये चुंबक बनता है, क्या बन जाता है ये? तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र मतलब कहां पर समान और कहां पर, तो सभी जगह बराबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा होगा इधर इधर हो रहा ना, चुंबक बन रहा होगा ना ये, तो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा होगा सभी जगह बराबर होता है, यानी हम कह सकते हैं कि समांतर होता है। क्या होता है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण रहता है इस रूप में, है ना। ये क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को क्या करता है, ग्रहण करता है और टकरा करके कहा एक जगह पर केंद्रित करता है, यहाँ पे पूरी तरह से हीट हो जाता है। क्या होता है, पूरा हीट होता है, गर्म होता है, उष्मा उत्पन्न करता है, जिससे हम लोग सौर भट्टी। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वृक्षों मतलब कि देखो पेड़ पौधा में क्या था, पेड़ पौधा को काटा जा रहा था, पेड़ पौधा को मतलब काटे ना दिया जाए, इसकी वजह से पेड़ में क्या होता था, पूरा चिपक जाता था सब। उसी के लिए जितना वहां के सब महिला थी ना, तो सब जाकर पेड़ पौधा में से चिपक जाओ, पेड़ काटेगा तो हमको काट दो साथ में, है ना। उसी को बोला जाता था चिपको आंदोलन। ये कब हुआ था? 1973 में। इसका मतलब नेतृत्व कौन किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? देखो ये है क्या, बुझा हुआ चूना CaOH के हॉल 2। आप समझना बाबू, CaOH के हॉल 2 जो है ना, जिस समय हम लोग पुताई करते हैं दीवार को, जिस समय पुताई करते हैं उस समय देखना कि उतना चमक रहता है, उसमें लगेगा कि लगता पेंट होवे नहीं किया, और कुछ समय के बाद उसमें पता चलता कि बहुत लाइट आ गया, चमक आ जाता है ना उसमें। तो क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके बन जाता है CaCO3। क्या बना लेता है? अभी CaCO3 पूरी तरह से क्या होने लगता है, चमकने लगता है। क्या होने लगता है? चमकने लगता है। लेकिन जिस समय तुम सफेदी कर रहा होता है, मतलब कुछ को पेंट किया रहता है जखनी, उतना चमक नहीं रहता, लेकिन कुछ समय के बाद उसमें चमक आ जाता है। आगे क्या है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड से विक्रिया करके क्या बना लिया, बेरियम सल्फेट बन गया। क्या बन गया ये? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन गया। द्वि विस्थापन होल है, कौन होल है ये? दो को विस्थापन, अपना दो को जगह चेंज कर लिया नहीं दो को चेंज हो गया। सोडियम सल्फेट जो है, यहां ध्यान देना, सोडियम सल्फेट चल गया, बेरियम क्लोराइड का थी, बेरियम सल्फेट बन गया। अब क्लोरीन किसके जगह पे चला आया? सोडियम के जगह पे। तो दो को विस्थापन नहीं हुआ, तो दो को विस्थापन हो गया, इसके लिए क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा बिना बुझा हुआ चूना है? इसको हम लोग कली चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कली चूना। क्या कहते हैं इसको? अभी कली चूना जो है बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH के मतलब OH रहेगा ना, नहीं लग रहा कि जल है, जल का सूत्र होता है ना H2O, तो जिसमें जल रहेगा वो बुझा हुआ चूना रहेगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जैसा ही जल के साथ अभिक्रिया करा देंगे ना उसी के साथ, तो ये बुझ जाता है, यानी कि क्या हो जाता है, CaOH के हॉल 2 बन जाता है। CaOH के हॉल 2 नहीं, देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दूगो ऑक्सीजन दूगो हाइड्रोजन नहीं हो गया, और कैल्शियम एगो, यानी कली चूना को हम लोग जल के साथ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना बन जाएगा। और ये उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। जब कली चूना को जल के साथ मिलाएगा, देखना
गर्म होगा, उष्मा निकलेगा, तो उसमें उसको जिसमें से जिस अभिक्रिया में उष्मा निकलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। क्या कहते हैं? लवण का जलीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो ये 7 से देखो 11 है Na2CO3, Na2 यानी सोडियम कार्बोनेट है, इसका जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से ज्यादा होता है। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण है इसका बताओ तुम लोग। बॉक्साइट किसका बताओ? एल्युमिनियम का है। किसका है जी? एल्युमिनियम का। किसका? एल्युमिनियम का होता है। आगे क्वेश्चन क्या है? लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? देखो जिंक का, जिसको हम लोग कहते हैं जस्तीकरण। क्या कहते हैं? जस्तीकरण, या इसको गल्वानाइजेशन भी बोलते हैं, गल्वानाइजेशन भी बोला जाता है। उसको मतलब पेंट कर देंगे तो हम लोग उसे क्या हो जाएगा? वो जंग नहीं लगेगा उस पर। ठीक है। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 है ना, और 2H2O होता है, हाफ H2O होता है। तो देखो CaSO4 है ना, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है CaSO4 ना होता है, क्या होता है? और इसको जब गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CaSO4 के 4 और हाफ H2O। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला पता है तुम लोग को? CaOCl2। लेकिन अब नया एनसीईआरटी में जानता फॉर्मूला इसका क्या हो गया है? CaOCl के होल 2। नया एनसीईआरटी में, नया एनसीईआरटी देखेगा ना बुक, उसमें विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला ये बताता है CaOCl के होल 2। प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रयागात्मक समूह, देखो प्रोपेनॉन ऑन है, ऑन ये वाला गलत है, ये प्रोपेनॉल होता। ये क्या होता? प्रोपेनॉल, क्योंकि OH का सफिक्स नेम क्या होता? OL होता था। क्या होता था? इसका होता ONE, कीटोन का। किसका होता है? कीटोन का। किसका? इसमें आंसर कौन होगा? डबल बॉन्ड CO। एसिटिक अम्ल का विपेक नेम क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल, CH3COOH नहीं, मेथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का, रुक जाओ एक सेकंड, इसमें कार्बन 2 हो गया, इथेनोइक अम्ल हो गया। ये हो गया क्या? इथेनोइक अम्ल। इथेनोइक अम्ल कैसे हो गया बाबू? 2 कार्बन है। कितना कार्बन है? याद दे रहा सब लोग? हाँ, HCOOH होगा। किसका? मेथेनोइक अम्ल का। किसका होगा? मेथेनोइक अम्ल का। आगे क्या है? विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड। ठीक है, मतलब विद्युत अपघटनी बताए थे ना भाई कि किसी विलयन में एगो होता है एनोड, क्या होता है? एक क्या होता है? कैथोड होता है। ठीक है, इसमें कुछ बोला परिष्करण में अशुद्ध धातुओं को, यहाँ पे मतलब देखो एक शुद्ध धातु होता है, अशुद्ध धातु होता है। शुद्ध धातु होता है ना, उसको क्या बनाया जाता है? एनोड यानी प्लस, और कैथोड रहेगा तो माइनस। अष्टक सिद्धांत को किसने दिया? बताया कि नीलैंड ने डोमिनियन में त्रिक नियम दिया था, मेडलिफ ने आवर्त सारणी दिया था। मोजले ने, ये जो मोजले है ना, मोजले जिसको कहते हैं, ये आधुनिक आवर्त सारणी दिया। क्या दिया? ये आधुनिक आवर्त सारणी का नियम के अनुसार तो को बताया गया परमाणु तत्व, परमाणु संख्या को आवर्त फलन है, परमाणु संख्या को मतलब बढ़ते क्रम में ये सजाया गया था। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को लीला कर देगा? तो बताए थे पहले क्या? छलनी। क्या बताए थे? छलनी। क्षार जो रहेगा ना, वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा? नीला कर देगा। अब इसमें ये होता है अम्ल, ये क्या होता है? तो OH रहता है जो क्या होता है? क्षार, तो क्षार कर देगा। ठीक है, आगे पादप में जाइलम जल का वहन करता है, जल और खनिज का, खनिज लवण का। किसका? खनिज लवण का। जल और खनिज लवण का वहन करता है। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में या ऊर्जा गृह कहते हैं? ATP को। ठीक है ना, तो मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पत्ति होता है। कहाँ? ATP कहाँ मतलब ऊर्जा संग्रह होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पतियों में गैसों का आदान प्रदान बताया रंध्र द्वारा। कहाँ? रंध्र के द्वारा होता है। हृदय से
रक्त जो है पूरा संपूर्ण शरीर में पंप कौन करता है, मतलब नीले द्वारा होता है। किसके द्वारा, नीले द्वारा होता है। फेफड़ा क्या करता है, पूरा श्वसन तंत्र में भाग है ना, ऑक्सीजन को छाड़ने का काम करता है फेफड़ा, नहीं रे, फेफड़ा क्या करता है? हम लोग के मतलब कि वायुमंडल के जो वायु है ना, वायु में हम लोग जब सांस लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब चला जाता है, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन को छानने का काम कौन करता है, फेफड़ा करता है। कौन सा 12 हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी कौन है, एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, जड़ का उद्योगामी वृद्धि है गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन इसलिए बोलेंगे इसको क्योंकि पृथ्वी के नीचे जाता है, पृथ्वी का कहाँ जाता है, मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जैसे होता है ना, गुरुत्व बल तरफ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन बोलते हैं, जैसे पत्ता उत्ता जो ऊपर की ओर जाता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, और जो जल के नीचे जाएगा उसको, जल को देख के जाने जाने जल रहेगा उधर उधर जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जलानुवर्तन बोलेंगे। पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क ये सब 5 मस्तिष्क का हिस्सा है ना, बताया गया था। पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क की कौन 5 मस्तिष्क का हिस्सा, निम्नलिखित में कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है। देखो इच्छा से होता है, जो हम लोग की इच्छा से होता वही ना अनैच्छिक होगा। हम लोग को चबाना है, इच्छा से चबाते हो तुम नहीं, इसलिए तुम लोग रिमोट को भी चबा गया, नहीं चबा गया जी, देखो सब रिमोट को चबा के खा गया है, कौन आई वाला देखो, चबा चबा के तुम लोग ही ना खाया होगा, तो इच्छा से तुम लोग की इच्छा होगा खाने का, इस वजह से इसको चबा गया तुम है। हाँ, लार आना ये सब इच्छा से तुमको नहीं आता होता है, लार तुमको इच्छा से आता है, थोड़ा सा खटापन या बढ़िया चीज देखेगा बस लार आ जाएगा मुंह से, नहीं जी आ जाता है तुम लोग को है। और हृदय का धड़कना भी, हृदय का धड़कना जब तुम लोग की इच्छा से होने लगे ना तो बोलेगा कि तू 4 दिन अभी तू आराम करो, है ना, उसके बाद मम्मी पापा बोलेगा कि आप चले गया दुनिया से, कहा कि हृदय को तू आराम कर ले भेज देगा। तो ये सब अनैच्छिक क्रिया, सब क्या अनैच्छिक क्रिया। अलैंगिक जन्म मुकुलन द्वारा किस्म होता है, इष्ट होता है, पीछे भी बहुत शुक्राणु का निर्माण विनिषण होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें दोहरा दिया गया है। और पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है, तो जो तुम फल खाते हो ना, जितना भी मतलब फल जो मतलब पका हुआ जो रहता है फल, वो क्या रहता है तुम्हारा अंडाशय होता है, क्या होता है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है, स्त्री में। पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है, स्त्री में पाया जाता है। देखो लिंग गुणसूत्र का जैसे 1 से 1 पाया जाता है स्त्री में, और पुरुष में क्या होता है 100 और 22 होता है। ठीक है, सबको पता है कि हम लोग को सिर में 46 गुणसूत्र होते हैं, कितना, जिसमें से मतलब कि 44 को तो दोनों में है, 44 को दोनों में रहता है, और बाकी क्या होता है 100 ये होता है पुरुष में, किसमें होता है ये। और इसी प्रकार से स्त्री में जो होता है 44 को तरह में करता है, और प्लस 100 100 होता है, तीसरे में कितना होता है 46 को होता है। ठीक है, आगे क्या है बाबू, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं, तो बताया अभी कितना युग्म। अच्छा तो कोई इसमें क्वेश्चन गलत है, कितने युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब क्या होता है, तो युग्म बोलेगा तो 23 को होगा, कितना होगा 23 जोड़ा था ना, 23 दूनी 46 होता है। कितना होता है सिर्फ रहता तो कितना होगा, लेकिन ये गलत है। इनमें कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, तो केक केक नहीं कोक होगा, केक नहीं, तुम लोग खाने वाला केक नहीं है ये, कोक है, कोक क्या है, कोक लकड़ी और घास, ठीक ना। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। देखो गोलीय दर्पण है, वो दर्पण ऐसे, और ये गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ, मतलब मान के चलो हम इधर रंग दें ऐसे, तो प्रवर्तक पृष्ठ ही ना होगा, ये क्या होगा हम लोग का, गप नहीं, इसको हम लोग क्या कहेंगे प्रवर्तक पृष्ठ, क्या कहेंगे प्रवर्तक पृष्ठ। प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, ये जो व्यास है ये वाला इसे, इसको हम लोग क्या कहते हैं द्वारक कहते हैं, क्या कहते हैं द्वारक। गोलीय दर्पण का द्वारक कितना छोटा कितना बड़ा। देखिए इसमें से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। देखो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ r बराबर कितना
32 सेंटीमीटर। अब पता है कि उत्तल दर्पण की फोकस जो वक्रता त्रिज्या दोनों पॉजिटिव होता है, तो एफ बराबर क्या होता है, आर बटा, तो 32/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा रे, 16 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा फोकस दूरी। सबको समझ में आ रहा है? थकान जैसा तुम लोग कहना ना लग रहा है? लग रहा है, हमको तो लग रहा है। आगे क्या है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। देखो आप बात ही आ गया आवर्धन की, तो बहुत सारे बात बताते हैं तुम लोग को। देखो आवर्धन के मतलब होता है क्या कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा। अब हम तुम लोग को एम बराबर हम बोल दे +1, तो एम बराबर +1, हम बोल दे एम बराबर +2, फिर एम बराबर बोल दे -1, एम बराबर बोल दे माइनस मतलब कि 3, ऐसे। ठीक है, समझ रहा बात को। तो हम पूछे कि किस किस दर्पण के लिए सब संभव है, तो एम बराबर +1 से मतलब बहुत बातें तुम लोग को आना चाहिए ध्यान में। ठीक है, एम बराबर +1 के मतलब है कि प्रतिबिंब भी एक के बन रहा है, वस्तु भी एक के है, 1 सेंटीमीटर प्रतिबिंब भी है और 1 सेंटीमीटर वस्तु भी है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के बराबर केकरा केकरा में बनता है, तो एक बार अवतल दर्पण में बनता है, एक बार समतल दर्पण में बनता है। किसमें बनता है बाबू, एक बार अवतल दर्पण में, एक बार। आप बताओ कि जब अवतल दर्पण में तो बनता है बराबर, लेकिन वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर होता है जब वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते हैं, तो वास्तविक का उल्टा बन जाएगा, तो एम का मान माइनस होता है। एम का मान माइनस में प्रतिबिंब कैसा रहेगा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक। और अब एम का मान जब प्लस में रहे तब आभासी सीधा होता है, आभासी और सीधा। आप बताना कि एम का मान तो +1 है, तो बराबर तो है वस्तु के, तो ये अवतल दर्पण नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जब ये अवतल दर्पण होता एम बराबर +1, तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता, वास्तविक उल्टा माइनस में होता। तो कौन दर्पण के लिए सही है, समतल के लिए सही है। कौन दर्पण के लिए, ये बताओ, एम बराबर +2 है, तो इसका मतलब है कि वस्तु एक रहेगा तो प्रतिबिंब 2 रहेगा, वस्तु एक रहेगा तो प्रतिबिंब, यानी वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। आभासी सीधा, प्लस का मतलब क्या होता है, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा। ये केवल एक बार बनता है, वो भी अवतल दर्पण में। कौन दर्पण में, कब, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तब। आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, तो ये कौन दर्पण के लिए सही है, अवतल के लिए क्या हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। एम बराबर -1 ये भी अवतल के लिए सही होगा। किसके लिए, कैसे, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर, वास्तविक उल्टा वस्तु के। और एम बराबर -3 है, ये भी किसके लिए होगा, तो वास्तविक उल्टा वस्तु की अपेक्षा बड़ा, ये भी किसके लिए है, अवतल दर्पण के लिए। लेकिन एम का मान माइनस में रहे अति प्लस में रहे और 1/2 रहे, यानी वस्तु 2 है और प्रतिबिंब 1 है, यानी वस्तु से छोटा है, वस्तु से, तो वे उत्तल दर्पण में बनता है। आभासी सीधा वस्तु से छोटा, तो कौन दर्पण बनता है, उत्तल दर्पण बनता है। यहाँ पे बोला कि आवर्धन ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक के मतलब वास्तविक उल्टा, ऋणात्मक के मतलब एम का मान माइनस के मतलब वास्तविक उल्टा। अब इसे समझ में आया, प्लस ही सबसे प्रतिबिंब की ऊंचाई से देखना है वस्तु की ऊंचाई कितना है, बड़ा है कि छोटा या बराबर। और समझ में, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन किसमें होता है, कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पर, नहीं यही ना होता है कॉर्निया, ऐसे आंख रहता है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, उभरा हुआ भाग को कॉर्निया बोलते हैं। प्रकाश एक पर ऐसे गया तो सब के सब प्रकाश अंदर चल जाता है, कुछ कुछ प्रकाश का वापस लौट जाता होगा। चलो, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक के प्रबलता से प्रकीर्णित करता है। प्रकाश का प्रकीर्णन बताए थे कि जब प्रकाश की किरण चलती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कण जलवाष्प नहीं है से टकरा कर ये चारों ओर क्या होती है, चारों ओर क्या हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब प्रकाश का जब प्रकीर्णन हो ही रहा है तो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, तो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए इसका तरंगदैर्घ्य
ज्यादा होता है। अब यही प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि नीला रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति बताए थे, एकदम भारत में एकदम फिक्स है, ये बुलाना नहीं, 50 हर्ट्ज। कितना? 50 हर्ट्ज होता है। अरे इतना ऑब्जेक्टिव तुम लोग एक बार करके जाओ तो विश्वास दिलाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम में छोड़ के नहीं आएगा। ठीक है, इतना तरह का ऑब्जेक्टिव तुम लोग पढ़ लेगा ना। तो क्या बोल रही, क्या सोशल साइंस टोटल कर देगा, सोशल साइंस रहे, संस्कृत रहे, हिंदी रहे, सबको कर दिया जाएगा। देखते हैं टाइम मिलता है तो इंग्लिश को भी कर दिया जाएगा। किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर, ठीक है, 0 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक कितना है? क्या है? किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 और 1 वोल्ट के बीच 30 विभाजन चिन्ह। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। जैसे 0, जैसे घड़ी से घड़ी होता है ना, तो घड़ी के बीच में चिन्ह होता है ना 5 मिनट, जैसे 1 और 2 के बीच में 5 चिन्ह होता है ना, तो 0 और 1 के बीच में 20 चिन्ह, समझ ना, 20 वोल्ट चिन्ह। तो बोल रहा है 30 वोल्ट मीटर का अल्प मापांक, मतलब एक का मान कितना होगा? तो 1/20 होगा। तो समझे, जैसे 1 और घड़ी देखे तो ऐसे से रहता है 7 2 1 2 3 4 से 5 तक रहता है, मतलब मान के चलो कि 2, तो एक इन दोनों के बीच में बोले कि 5 मिनट होता है, और 5 मिनट में 5 गो लाइन है ना, तो 1 लेने का मतलब 1 मिनट। तो यहाँ पर बता रहा है कि 13 में से 20 लाइन है ना, तो 1 लेने का मतलब कितना था? 0.7, तब ना फिर 20 में तो जोड़ोगे तो क्या जाएगा? हम लोग को 1 बोलता है, तो बोलता है 1 माइक्रोमीटर। जो धारा निम्न से कौन सी है? 10 के पैमाने पर बोला था ना, 10 के पैमाने से होता है। इस क्षेत्र में क्षेत्र में खास होती है, आगे बताए थे दक्षिण से उत्तर